पुर्तगालियों के पश्चात हिंदुस्तान पर डचों का आगमन होता है। अब प्रश्न उठता है, ये डच कौन भाई? डच नाम तो आप लोगों ने, कई विद्यार्थियों ने तो पहली बार नाम सुना होगा। ये डच कौन? क्यों डच नाम का कोई देश है नहीं कि डच लैंड के निवासी डच कहलाते हैं। एक्चुअली हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी यूरोप में, पूरे यूरोप में डच के नाम से जाने जाते हैं। तो हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। इनके मन में भी महत्वाकांक्षा जगी कि भाई पुर्तगाली सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। हम भी आए मसालों के व्यापार में। और भारत आने वाला पहला जो डच यात्री था उसका नाम था कार्नेलिस डा हेस्टमैन। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कार्नेलिस डा हेस्टमैन। 1596 में ये हिंदुस्तान आया और इसके पीछे पीछे फिर डच शक्ति भी हिंदुस्तान पधारने लगी। बाकायदा उन्होंने अपनी एक 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था और कंपनी के माध्यम से संगठित तौर पर भारत व्यापार करने के लिए आने लगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि भारत के साथ मसालों के व्यापार में डचों की मोनोपोली थी। ये मसालों के व्यापार में बड़े कुशल थे, इसलिए अंग्रेजों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी यही थे। और इनको हिंदुस्तान से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो अंग्रेजों ने निभाई है। उस युद्ध का नाम याद रखिएगा, अभी मैं आगे चल के उसके जिक्र करूंगा। बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और डच शक्ति हिंदुस्तान में लगभग 250 साल तक व्यापार करने के पश्चात वापस चली गई। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। मैंने आपको बताया था पुर्तगालियों के पतन में एक योगदान डचों का भी था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोचीन में 1663 में एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। पुर्तगालियों को हराने के पश्चात भारत में मसालों के व्यापार पर डचों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। संगठित तौर पर व्यापार करने के लिए 1602 में उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भाई ये कंपनी बना करके संगठित तौर पर व्यापारियों के सिंडिकेट के रूप में हिंदुस्तान आते थे। 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने के पीछे उद्देश्य था यहां से पूरे यूरोप को नील का निर्यात करना। डच नील का भी व्यापार करते थे। ये नील समझते हैं, कपड़ों में डालने वाली सफेदी की चमकार, पड़ोसी की शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद कैसे, वो नील के पीछे। ये नील दिखने में एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं। अभी मैं आपको जब स्वतंत्र भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक नील के बारे में भी बताऊंगा और ब्रिटिश शासनकाल के बारे में भी। एक इंडिगो रिवोल्ट हुआ है, चंपारण सत्याग्रह हुआ है, बंगाल का नील आंदोलन हुआ है। तो नील दिखने में छोटी सी है लेकिन हिंदुस्तान में इसने क्रांतियां की हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो नील को आप छोटी मोटी वस्तु मत समझिए, लेकिन नील के व्यापार की शुरुआत हिंदुस्तान में डचों ने की और यूरोप में नील की बहुत डिमांड थी। 1609 तक डचों की मुख्य कोठी हो गई पुलिकट, व्यापार का केंद्र। कोठी का मतलब समझते हैं आप? व्यापारिक कोठी मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पर वो पूरे हिंदुस्तान से जो भी परचेस करते थे उनको रखते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। तो उनका ट्रेड सेंटर हो जाता था। पुलिकट उस वक्त का डचों का बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। और 1690 के पश्चात तमिलनाडु में नागपट्टनम में इनका मुख्यालय हो गया। नाम की जगह अभी भी नागपट्टनम इनका हेडक्वार्टर हो गया। तो धीरे धीरे डच लोग संगठित होने लगे और अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करने लगे। पुर्तगालियों को हरा करके डच स्थापित हुए और डचों को हरा करके अंग्रेज स्थापित हो गए। एक के बाद एक दूसरे का स्थानीय व्यापारिक शक्तियां, यूरोपीय शक्तियां दिखती रहेंगी। मैंने आपको बताया था कि लगभग 225 साल तक भारत में डच रहे और उनका जो कार्यकाल था 1605 से 1825। ये टेन्योर याद रखिएगा, 1605 से 1825 तक भारत में डचों की मौजूदगी रही है। लेकिन धीरे धीरे डचों की भारत में व्यापार में रुचि कम होने लगी। डचों का ध्यान अब इंडोनेशिया की तरफ जाने लगा। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो के रूप में इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप पुंज के नाम से जाना जाता था, वहां पर
मसालों की पैदावार करने लगेगी। मतलब जो क्वालिटी केरल की मिट्टी में थी, गार्डन ऑफ स्पाइसेस में थी, वही मसाले अब जावा, सुमात्रा, बोर्नियो में होने लगे। तो डचों ने धीरे धीरे अपना ध्यान इंडोनेशिया की तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया और उनकी रुचि धीरे धीरे मसालों के व्यापार में, भारत के साथ मसालों के व्यापार में कम होने लगी। तो उन्होंने अपना ध्यान कपड़ों के व्यापार पर केंद्रित किया। मसाले की जगह कपड़े आ गए, कपड़े के साथ नील आ गई और नील के साथ कच्चा रेशम, चावल और अफीम, इनका व्यापार करने लगे। ओपियम कल्टीवेशन, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये अफीम के पौधे हैं, डोडा चूरा बोलते हैं इनको। तो इनकी रुचि अब मसालों की जगह पर कपड़ों में हो गई, नील में हो गई, कच्चे रेशम में हो गई और अफीम और चावल में होने लगी। मसालों की ट्रेडिंग वो इंडोनेशिया के साथ करने लगे। इंटरेस्ट चेंज हो जाना बोलते हैं इसको। डचों ने भारत को बहुत कुछ दिया है, हालांकि उतना नहीं दिया जितना अंग्रेज दे करके गए। डचों ने बहुत सारी भारतीय वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। पुलिकट में उन्होंने गोल्डन सिक्के, सोने के सिक्के और पैगोडा को ढालने का काम शुरू किया। 1653 में हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी एक और फैक्ट्री स्थापित की। धीरे धीरे डचों का एक्सपांशन होता जा रहा है। भारत में, बंगाल में, भारत तो हम पढ़ चुके हैं, बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री, ये क्वेश्चन आ चुका है, 1627 में पीपली या पिंपली में स्थापित की। ये बंगाल की इनकी पहली फैक्ट्री है। इसके पश्चात डच पिंपली से बालासोर चले गए और वहां पर अपनी एक और फैक्ट्री स्थापित की। इस प्रकार वो अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे थे। तो विद्यार्थियों, अब हम ये देखते हैं कि डच अगर इतने पावरफुल थे, उनका मसालों के व्यापार पर मोनोपोली थी, तो उनका डाउनफॉल कैसे हो गया। इतनी बड़ी शक्ति 225 साल तक भारत में व्यापार करने के पश्चात वो एकदम से खदेड़ कैसे दिए गए। नेचुरली इसके पीछे कुछ ना कुछ स्वाभाविक कारण है और वो कारण स्वयं डच भी हो सकते हैं भाई, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि डच किसको पराजित करके सत्ता में आए थे, पुर्तगालियों को। डचों के पास एक शानदार नौशक्ति थी, लेकिन वो नौशक्ति उनकी उस वक्त कमजोर साबित हुई जब उनका सामना अंग्रेजों से हुआ। तो पहला कारण ही है कि अंग्रेजों की तुलना में डचों की नेवल पावर, नौसैनिक शक्ति कमजोर थी और अंग्रेजों ने अपनी मजबूत नौसैनिक शक्ति की बदौलत ही पूरी दुनिया पर शासन किया है। उस वक्त तो ऐसा भी कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जहां भी जाएंगे वहां पर ब्रिटिश शासन ही मिलेगा। तो इतनी महान नौसैनिक शक्ति के सामने समक्ष जो है डच बौने साबित हुए। डचों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही थी। देखा होगा आपने कि डच लोग अपने व्यापारिक निर्णय बड़ी तेजी से पलट देते थे। कई मसालों का व्यापार, कभी नील का व्यापार, कभी कपड़े का व्यापार, कभी अफीम की खेती। मतलब उनके भीतर आर्थिक स्थिरता नहीं थी और वही उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति का कारण बनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी, वहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति उनके गवर्नर्स के पास नहीं होती थी। छोटी छोटी बात के लिए हॉलैंड से आदेश आते थे। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो परीक्षाएं पूछा जाता है डचों के पतन का, वो है बेदरा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, ये युद्ध परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मसालों के व्यापार में डच थे, अफीम के व्यापार में डच थे। हर व्यापार में अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी डच थे और अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि जब तक हम हिंदुस्तान से डचों को लात मार के भगाएंगे नहीं, तब तक हम व्यापार पर एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकते। और अंततोगत्वा वही स्थिति आई। 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। इसमें डच बुरी तरह पराजित हुए। इस कदर पराजित हुए कि उन्होंने अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेटा और इंडोनेशिया चले गए और वहीं पर खेती बाड़ी करते रहे। फिर हिंदुस्तान की तरफ कभी उन्होंने फिर झांक करके नहीं देखा। तो विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा डचों के बारे में और अब हमारा अगला व्याख्यान होगा महाशक्ति ब्रिटेन के ऊपर, जो हिंदुस्तान पर शासन करने में सफल हो गई और 15 अगस्त 1947 तक भारतीय सरजमी पर उन्होंने अपना शासन, अपना परचम लहराया। थैंक यू।